हेलो गुड ड्रामा फॉलोअर्स। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरे 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में मेरी हेल्प की। मेरा जो इस महीने का टारगेट था वो पूरा हो गया। थैंक यू। आप मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मेरे चैनल जल्दी ग्रो हो सके। तो अब हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। वो ड्राइवर यून से कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। रियू भी आकर पुलिस को फ़ोन करने लगती है, लेकिन वह आदमी कहता है कि मुझे पुलिस के हवाले मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। जब वह सब कुछ बता देता है तो पता चलता है कि उस आदमी को सामने वाले क्लिनिक की डॉक्टर हवाज ने रियू को डराने के लिए भेजा था। वो लोग सारी बात बताते हैं कि हम सिर्फ रियू को डराना चाहते थे ताकि हमारे क्लिनिक में भी कस्टमर आने लगे। रियू की वजह से हमारी सेल्स बहुत कम हो गई है। वो उन लोगों से अपने किए की बहुत माफ़ी मांगती है। यून उसे पुलिस के हवाले करना चाहता था, लेकिन रियू उसे ऐसा करने से रोक देती है। बाहर आकर वो उसे माफ़ करने की वजह पूछता है तो रियू कहती है कि मैं उसकी पहली गलती तो माफ़ ही कर सकती हूँ। यून कहता है कि क्या पता उसका मकसद तुम्हें डराने के बजाय तुम्हें नुकसान पहुँचाना हो, इसलिए तुम अपने डैड से बोल दो कि वो तुम्हें हॉस्पिटल से लेने आ जाया करे। इस पर रियू बोलती है कि मेरे माँ बाप, भाई बहन या कोई रिश्तेदार नहीं हैं, मैं दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। वो स्माइल करती है और उसे बताती है कि जब मैं बहुत छोटी थी तो कोई मुझे एक ऑर्फनेज के सामने रख आया। मेरे साथ कोई नोट भी नहीं था जिससे पता चलता कि मुझे वहाँ कौन छोड़ गया है। मैं शुरू से ही उस ऑर्फनेज में बड़ी हुई और वही अपनी ज़िंदगी बिताई। बचपन में पहली बार एक लड़का मेरा दोस्त बन गया और हम बहुत क्लोज हो गए। तब अचानक उस लड़के के गिरने से उसकी अंगुली टूट गई। शायद मेरे बचपन से ही मुझे किसी से रिश्ता जोड़ने की इजाज़त नहीं थी, मेरा कोई और अपना हो या ना हो, लेकिन मैं उस लड़के से मिलना चाहूँगी जो मेरी किस्मत में है। मुझे भी हक है कि मैं किसी एक खास इंसान के साथ थोड़ी सी खूबसूरत यादें बना सकूं। यून भी उसकी बातें ध्यान से सुनता रहता है क्योंकि वो रियू की हेल्प करना चाह रहा था। उधर हमें लाल धागे बनाने वाला फेरी दिखाया जाता है जो उस बच्चे को लोगों की किस्मत और रिश्ता जुड़ने के बारे में बुक पढ़कर सुना रहा था। या वही फेरी है जो लोगों के रिश्ते लाल धागे बनाकर जोड़ देता है। बच्चा बात सुनने के बाद कहता है कि उन लोगों के रिश्ते क्यों जुड़ रहे हैं जिनमें वो खास प्यार नहीं होता। आजकल तो तलाक बहुत ज़्यादा होने लगी हैं और मेरे पेरेंट्स ने भी इसी वजह से तलाक ले ली। वो बच्चा अपनी राय यही देता है कि रिश्ता उन्हीं का जुड़ना चाहिए जिनमें प्यार हो। सैमसन उसकी बातों पर मुस्कुराता है और कहता है कि तुम्हारी बातें मुझे किसी की याद दिला रही हैं। तब सैमसन 500 साल पहले वाले यून को याद करता है। वो लोगों पर प्यार के तीर चलाया करता था, लेकिन कई बार वह उन लोगों पर भी तीर चला देता था जिनका लाल धागा एक दूसरे से जुड़ा ही नहीं था। एक बार भी उसने एक पहले से इंगेज लड़की और लड़के को प्यार करवा दिया। उसके दोस्तों के पूछने पर उसने कहा कि वह अपने मंगेतर से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे उससे प्यार करवा दिया ताकि वो 2 पल सच्चे प्यार को जी सके। यून के पंख भी सबसे बड़े थे और उसकी वजह यह थी कि उसने बहुत सारे लोगों को आपस में प्यार करवाया था। मगर अब यून मानने लगा है कि किस्मत वाले लाल धागे को देखे बिना भी किसी को प्यार करवाया जा सकता है। तब पेरी ने उसे वार्न किया था कि तुम किस्मत के साथ उलझ रहे हो, उन लोगों पर तीर नहीं चलाना चाहिए जिनकी शादी नहीं होगी। यून कहता है कि मैं उन लोगों की शादी होते नहीं देख सकता जिनमें प्यार ही ना हो, मुझे ऐसी शादी मंजूर ही नहीं। पेरी ने उसे समझाया भी था कि अगर तुम लाल धागे देखे बिना किसी और को एक दूसरे से मिलवाने की कोशिश करोगे तो सैमसन को गुस्सा आ जाएगा। यून ने कहा कि हमारा जादू सिर्फ कुछ अरसे तक काम करता है, मुझे नहीं लगता कि मेरे जादू की असर से लाल धागे को कुछ होगा। पेरी ने कहा था कि हमारा जादू जितनी देर तक भी रहे, सर चढ़कर बोलता है,
किस्मत के साथ इस तरह की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। यहाँ उस टाइम के किंग का महल भी दिखाया जाता है, जहाँ उस समय के किंग का महल भी दिखाया जाता है, जहाँ के बड़े बेटे प्रिंस यन की जगह छोटे बेटे को अगला किंग बनाने का फैसला किया गया था। महल की मेड लड़कियां भी यही बात कर रही थी कि किंग बनने का हक प्रिंस यन का है। यहाँ सोही नाम की एक मेड भी थी जो अपने प्यार से मिलने के लिए रोज प्रे किया करती थी। उसने भी 1000 दिन पूरे किए थे। प्रिंस यन, जो कि जाही का पिछला जन्म था, वो सोही से आकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसे अपनी प्रे करने वाली बात बताती है और बताती है कि सब लोग इस बात से उदास थे कि आप किंग नहीं बनेंगे। महल की लड़कियों को आप अच्छे लगते हैं, इसलिए वो आपको किंग बनते देखना चाहती है। वो पूछता है कि क्या तुम भी मुझे किंग बनते देखना चाहती हो। इस सवाल पर वह चुप हो जाती है। कुछ अरसे बाद जब पेड़ से फूल झड़ते हैं तो सोही उस दिन भी एक पेटल को अपनी उंगली पर रखने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसका मानना था कि इस तरह उसे उसका प्यार मिल जाएगा। यून भी वहाँ उसकी प्यार मिलने वाली विश पूरी करने आया था। जब वो यह सब कर रही थी तो प्रिंस यन वहाँ आकर उसे देखकर मुस्कुराता है। उन दोनों के बीच यह सब देखकर यून ने उसे प्यार करवाने का सोच लिया था। यून उन दोनों को प्यार करवाने के लिए तीर चलाने लगता है, लेकिन सोही को उसी टाइम फूल की पेटल मिल जाती है और वह मुस्कुरा कर बोलने लग जाती है कि मुझे मेरा प्यार मिल गया। यून जब यह सुनता है तो उसका ध्यान भटक जाता है और उसका तीर उड़कर उसी के अपने दिल पर चल जाता है। इस तीर की असर से उसे सोही से प्यार हो जाता है। उसी पल से प्रिंस यन पर सोही से लव ट्रायंगल शुरू हो गया। कुछ अरसे के बाद जब किंग की मौत हो गई तब प्रिंस यन ने उसको किंग का ओहदा संभालना पड़ा, क्योंकि वो उस टाइम बड़ा बेटा था। छोटा प्रिंस की मॉम और क्वीन ने इस बात पर गुस्से में आकर अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि प्रिंस यन को मरवा दो ताकि मेरे बेटे के अलावा और कोई किंग ना बने। सोही ने क्वीन की साजिश सुन ली थी। वो प्रिंस यन को बताने के लिए भागती है, लेकिन वो आदमियों को पता चल गया था कि सोही ने उनकी बातें सुन ली है। वो उसके पीछे भागने लगे और उसे ख़त्म करने के लिए उस पर तीर चला रहे थे। सोही बहुत दूर तक भागती है, मगर एक जगह उस पर तीर लग जाती है और वो पहाड़ से नीचे गिर जाती है। वो मरने ही वाली थी, लेकिन यून ने आकर उसे बचा लिया था। उसने बेहोशी की हालत में अपनी आंखें खोलकर उसने देखा यून को। उसे ज़मीन पर ले गया और अगली सुबह तक उसका इलाज किया। सोही यून को देख नहीं सकती थी, इसलिए वो उठकर सोचने लग जाती है कि मुझे यहाँ कौन लाया होगा। फिर जब उसे प्रिंस के खिलाफ होने वाली साजिश याद आती है तो वो उठकर उसे इस बारे में बताने निकल पड़ती है। यून भी उसके पीछे पीछे चल रहा था, मगर तब सैमसन वहां आया और यून से कहा कि सोही और प्रिंस यन अगले जन्म में मिलेंगे, तुम उनके बीच मत आना। कल रात उस लड़की को पहाड़ से गिरकर मरना था, लेकिन तुमने उसे बचाकर किस्मत से लड़ाई कर ली। सैमसन उसे अपने साथ ले गया और बोला कि इंसान और फेरी एक नहीं हो सकते। तुम उस लड़की से प्यार नहीं कर सकते और ना ही किस्मत को बदल सकते हो। उसने यून और उसके साथियों को भी वहां बुलाकर एक आग के घेरे में बंद कर दिया। बाकी सब तो सैमसन से डर गए थे, लेकिन यून सोही से दूर होने को तैयार नहीं था। वो आग के घेरे से निकलने के लिए आगे बढ़ने लगा। उसके साथी उसे देखकर समझ गए कि यून पर उसका अपना तीर चल गया। यून सोही तक जाने के लिए उस आग से भी गुजर गया, जिस वजह से उसके पंख जल गए। उसकी अपनी हालत भी खराब हो गई थी। उधर महल में सिपाही आपस में जंग कर रहे थे। ये जंग होने वाला सीन जाही को भी अपने सपने में नजर आ जाता है और वह डर कर उठ जाती है। उसी लम्हे उसका साथी ऑफिसर उसे बताता है कि उस डिज़ाइन वाला अम्ब्रेला एक और इंसान ने खरीदा था। वो उस लड़की का ड्रेस देखता है और दोनों ऑफिसर उस लड़की के घर उसे पूछताछ करने चले जाते हैं। वो लड़की रियू नहीं बल्कि कोई और थी।
जिसका एड्रेस पुलिस को मिला था। सवाल जवाब पर वो लड़की यही बताती है कि मेरे पास यह वाला अम्ब्रेला है, लेकिन मैं उस रात बाहर नहीं गई थी। मैं उस दिन काम कर रही थी और 11 बजे घर आई थी। उस लड़की की बातों से पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। दूसरी तरफ यून रियू के पास आकर पूछता है कि तुम प्यार करना चाहती हो ना? तो वो हाँ बोलती है। तो यून उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है कि जिसका तुम्हें इंतज़ार था वो मैं ही हूँ। रियू ये सब सुनकर हैरान होती है और पूछती है कि क्या वाकई में ही वो तुम ही हो जिसका मैं सालों से इंतज़ार कर रही थी? यून कहता है कि हाँ, तुम सही समझी हो, मैं वही हूँ जो तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ कर लाएगा। यह सुनकर रियू के अरमान का खून हो जाता है। रियू को भी गुस्सा आ जाता है। वो कंधे से उसका हाथ हटवा लेती है और पूछती है कि तुम किसे ढूंढ कर लाओगे? यून कहता है कि तुम अपनी पसंद नापसंद सब कुछ बता दो, मैं उस हिसाब से ढूंढ लूँगा। वो फ़ौरन बोलती है कि मुझे उसे कहती है कि मुझे जवान और खूबसूरत लड़का चाहिए और वो कोई ऐसा होना चाहिए जिसे मैं पहले से नहीं जानती। तो यून कहता है कि मुझे ऐसा लड़का ढूंढने में टाइम लगेगा। क्या तुम कोई और एक याद करके खूबी वाला लड़का नहीं चुन सकती? रियू कहती है कि अगर मुझे समझौता ही करना है तो तुम्हें मैं अपनी पसंद बताने का क्या फ़ायदा? यून कहता है कि तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया है, मुझे क्लियर होकर बताओ, मैं तुम्हारा दिमाग तो नहीं पढ़ सकता ना? वो गुस्से में कहती है कि इसे मेरी सिंपल सी बात समझ नहीं आ रही है, गवार कहीं का। यून कहता है क्या क्या तुमने मुझे गवार बोला? मुझे पहली बार किसी ने ऐसा कहा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो कहती है कि गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है, खुद को बोल रहे हो जिसका मैं इंतज़ार कर रही हूँ। यून कहता है कि हाँ, मैं वही हूँ, मैं ही हूँ जो तुम्हें तुम्हारा प्यार दिला सकती हूँ। यून कहती है कि ठीक है, फिर मेरे लिए एक आइडियल टाइप जवान और खूबसूरत लड़का ढूंढ कर ला, तब मैं तुम्हें मानूंगी। यह कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और बड़बड़ा रही होती है, आया बड़ा जोड़िया बनाने वाला जाहिल गवार कहीं का। यून उसे गुस्से में देखकर सोचता है कि मैंने क्या किया कि इसे इतना गुस्सा आ गया। अपने हॉस्पिटल में आकर रियू अपने फ्रेंड डॉक्टर को बताती है कि मैं आजकल एक लड़के से बार बार मिल रही हूँ, मैं उसे डेट करना चाहती हूँ, लेकिन उसने कहा कि वह किसी को डेट नहीं करना चाहता। डॉक्टर कहती है कि तुमने उस पर यकीन कैसे कर लिया? तुम कभी उसका फ़ोन चेक करना, लड़कों के नाम से बहुत सारे नंबर सेव होंगे जो असल में लड़कियां निकलेगी। रियू कहती है कि मैंने उसके लिए फीलिंग्स हैं, वो कहता रहता है कि मेरे लिए कोई और लड़का ढूंढ कर लाएगा। डॉक्टर कहती है कि वह दरअसल तुम्हें टेस्ट कर रहा है। इस तरह के लड़के जानबूझकर कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने किसी दोस्त से मिलवा कर रहूँगा, फिर वो किसी ऐसे लड़के को ले लाते हैं जो कम हैंडसम और कम सक्सेसफुल होता है। ऐसा करने का मकसद यह होता है कि तुम्हें वो लड़का बाकी सबसे बेहतर लगे। वो तुम पर अपनी चाल चल रहा है और मुझे तो लगता है कि वो आज भी आएगा। रियू ये सब सुनकर काफ़ी हैरान होती है। बाद में वाकई ही यून वहाँ आ जाता है। अब वह फिर से पूछता है कि उस लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए। रियू बताती है कि मैं 29 की हूँ, उसकी उम्र 25 ईयर होनी चाहिए और डॉक्टर की तरह खूबसूरत होना चाहिए। उसे मालूम नहीं होना चाहिए कि वह हैंडसम है। जिन लड़कों को पता होता है कि वो हैंडसम है वो बहुत इतराते हैं। यून कहता है कि अगर कोई हैंडसम होगा तो उसे ज़रूर पता होगा। रियू कहती है कि अब आखिरी और सबसे ज़रूरी शर्त भी सुन लो, वो लड़का कोई ऐसा होना चाहिए जिसे मेरे करीब आने पर कभी चोट ना लगे। यही सबसे ज़रूरी शर्त है। अब मुझे बताओ कि तुम मेरे लिए लड़का क्यों ढूंढना चाहते हो? यून कहता है कि मैंने देखा कि तुम कितनी अकेली हो, इसलिए मैं तुम्हें किसी ऐसे लड़के से मिलवाना चाहता हूँ जिसके साथ तुम बाकी ज़िंदगी पूरी खुशी से बिता सको। यह सुनकर रियू सोच में पड़ जाती है और उठकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जाही हॉस्पिटल आता है। रियू उसे अब उसके डॉग से मिलवाती है। वो डॉग के ठीक होने पर रियू की तारीफ़ करता है। रियू कहती है कि ज़रूर इस डॉग ने पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किया होगा, इसलिए इसे आप जैसा मालिक मिल गया। इस पर वो पूछता है कि क्या आप पिछले जन्म पर यकीन करती हैं? इस डॉग की वजह से हम दोनों भी एक दूसरे से मिले हैं। आपको क्या लगता है कि पिछले जन्म में हम दोनों एक दूसरे के क्या लगते होंगे? रियू कुछ सोचने लग जाती है और वो स्माइल
करता है। बाद में पुलिस हेडक्वार्टर में कुछ डॉक्टर्स हिप्नोटाइज के जरिए लोगों की पुरानी यादें बाहर ला रहे थे। जाही को बताया जाता है कि हिप्नोटाइज करके इंसानों की यादों को बाहर लाया जा सकता है। कुछ लोग ऐसी यादें भी बताते हैं जो उनकी ज़िंदगी की नहीं होती। उन्हें कुछ लोग पिछले जन्म की यादें कहते हैं। ये लोग तो केस सॉल्व करने के लिए हिप्नोटाइज करते हैं, लेकिन जाही को भी ख्याल आता है कि वह हिप्नोटाइज के जरिए उन यादों का पता लगाएगा जो उसे अपने सपनों में नजर आती हैं। उधर यून मिस्टर पार्क के पास बैठकर रयू के लिए लड़कों की फ़ोटोज़ और डिटेल्स देख रहा था ताकि वह लड़का रयू की शर्तों पर पूरा उतर सके। मिस्टर पार्क पूछते हैं कि तुम उस लड़की के लाल धागे को देखकर उसे प्यार क्यों नहीं करवा देते। तो वो बताता है कि पहली बार मैंने किसी को देखा है जिसका लाल धागा है ही नहीं, इसलिए मुझे खुद ही उसके लिए कोई लड़का ढूंढना पड़ रहा है। इसके बाद मिस्टर पार्क पैरी से पूछता है कि आखिर यून ने किस लड़की से प्यार किया था जिस वजह से पंख जल गए। पैरी कहता है कि उसका प्यार उसके लिए क्या मायने रखता था या तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसका अंजाम अच्छा नहीं था। उसके पंख जल गए और उसने बहुत सज़ा भुगती। अगर उसे उसके साथ प्यार ना हुआ होता तो ऐसा कभी नहीं होता। यहाँ जाही फिर से सिपाहियों की जंग होती देखकर डर जाता है और उसकी आंख खुलती है। ए अपने साथी ऑफिसर के साथ गाड़ी में बैठा उस लड़की के घर वापस जा रहा था। पूछताछ करने गए थे क्योंकि वो उसके घर अपना कुछ सामान भूल गया था। अब वो उसके बिल्डिंग में आ जाता है। उस लड़की के घर के बाहर उस लड़की की माँ मिलती है जो उससे यहाँ आने की वजह पूछती। जाही बताता है कि मैं पुलिस से हूँ, मैं आपकी बेटी से पूछताछ कर रहा था, यहाँ कुछ सामान भूल गया, वही लेने आया था। वो लेडी अंदर जाकर अपनी बेटी को बुलाने लगती है। तभी उन्हें अपनी बेटी की लाश नज़र आती है। याद देखकर चीखने लगती है और जाही भी अंदर आकर उस लड़की को इस हाल में देखकर हैरान हो जाता है। होकर सोचता है कि किसने इसका मर्डर कर दिया। पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। गुड ड्रामा फॉलोअर्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।